नैना अपनी सास विनीता और 10 साल की बेटी पिंकी और पति शिव के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहा करती थी। नैना और उसका ससुराल काफी गरीब था, पर शिव अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता कि वो अपने परिवार वालों को सारी सुख सुविधा दे। इसलिए शिव ने कड़ी मेहनत करके खुद मिट्टी का कच्चा घर भी बनाया था। नैना, अब हमारा घर पूरी तरह से तैयार है। अब चाहे सर्दी आए या गर्मी, हम चारों इस घर में आराम से रह सकते हैं। पापा मानना पड़ेगा, आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। हाँ बेटा, अब तक का ये सबसे अच्छा घर है। बस बाढ़ के मौसम में हमारा घर बचा रह जाए, इस बार हमारा घर टूटे ना बस। माँ जी, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या शिव जी को काम पे भी जाने देंगे? आपको काम पे नहीं जाना क्या? जाना तो है, पर ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब मैं अपने परिवार वालों के साथ साथ रह पाता हूँ। अच्छा माँ, मैं काम पर जाता हूँ। शाम को जब घर आऊंगा तो फिर हम सब बैठकर एक साथ अपने इस छोटे से घर में बात करेंगे। इस तरह से शिव काम के लिए चला जाता है, लेकिन शाम को आते हुए शिव का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिव की मृत्यु के बाद नैना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? क्या पापा सच में हमसे बहुत दूर चले गए? क्या वो भी दादू की तरह स्टार बन गए हैं? हाँ बेटा, अब तेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे। वो हमारे रहने का बंदोबस्त करके गए हैं और अब मैं और तेरी दादी ही तेरा ख्याल रखेंगे। तेरे पापा का सपना पूरा करेंगे, तुझे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। शिव की मृत्यु के बाद नैना और उसकी सास विनीता काम करना शुरू कर देती हैं। दोनों सास बहू काफी मेहनत करती हैं और आखिरकार नैना गांव के मुखिया से बात करके पिंकी को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और हॉस्टल में उसका दाखिला करवा देती है। पिंकी तो अपनी दादी और माँ से दूर एक हॉस्टल में रह रही होती है, पर गांव में नैना और विनीता जो भी कमाती वो सारे पैसे पिंकी के पढ़ाई के लिए बचा लेती और बचे हुए पैसों से अपना घर चलाती। बहू, तूने पिंकी की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल दिए है ना? जानती है ना, इस महीने की फीस भरनी है। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने पिंकी की फीस के लिए अलग से ही पैसे निकाल के रख दिए थे और अब जो पैसे बचे हैं, इन पैसों से इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से दोनों गरीब सास बहू मेहनत मजदूरी करके पिंकी को पढ़ाती लिखाती। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलती है और भारी वर्षा होती है, जिसमें नैना का मिट्टी से बना कच्चा घर टूट जाता है। माँ जी, इस तूफान ने तो हमारा घर ही छीन लिया हमसे। कितनी मेहनत और प्यार से उन्होंने इस घर को बनाया था। अब इस आंधी तूफान के कारण ये घर तो हमसे छिन गया है। अब हम गरीब सास बहू कहाँ रहेंगे? बहू, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अब हम सास बहू का क्या होगा। हमें तो शिव की तरह घर भी बनाना नहीं आता। इस तरह से दोनों सास बहू पूरी रात अपने घर के बाहर बिताती हैं। अगली सुबह को सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं और विनीता से बात करते हैं। माँ जी, सरकार ने हम घर में शौचालय बनाने का बिल पास किया है। इस बिल में आपका भी नाम है, इसलिए आपके भी घर में शौचालय बनवाया जाएगा। आप हमें जगह बता दीजिए जहाँ आप शौचालय बनवाना चाहती हैं। बेटा, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है जहाँ हम शौचालय बनवा सके, और वैसे भी हमें शौचालय से ज्यादा तो घर की आवश्यकता है। कल रात को ही तेज आंधी तूफान आया था, जिससे हमारा घर टूट गया। माँ जी, माफ करना, इससे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारा बिना समय खराब किए हमें जगह बता दीजिए ताकि कारीगर अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सके। सरकारी कर्मचारी की बात सुनकर नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और अभी हमें 4 दीवारी की जरूरत है। सरकार हमारे लिए जो शौचालय बनवाएगी वो बेहद मजबूत होगा, तो क्यों ना हम घर की जगह शौचालय बनवा लें। शौचालय बन जाने के बाद शौचालय को ढककर उसी में रहने लगेंगे। विनीता और नैना के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर की जगह पर सरकारी शौचालय बनवा लेती है। शौचालय बन जाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर शौचालय के पोर्ट को बंद कर देती हैं और सीट को पूरी तरह से ढक देती है और उसी शौचालय को अपना छोटा सा घर बना लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल बाद पिंकी अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। माँ जी, हमारी पिंकी कितनी बड़ी हो गई है। आज 10 साल बाद देख रही हूँ अपनी पोती को।
अपनी पोती को देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पर पिंकी बेटा, तेरे साथ ये लोग कौन है? माँ, दादी, ये लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, पर इन्हें फिर भी मेरा घर देखने के लिए आना था, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। आंटी जी और दादी जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए हमने पिंकी से कहा कि वो हमें अपने गांव ले चले ताकि हम सब मिलकर आपकी मदद कर सके। आप लोगों ने बहुत गरीबी झेली है और बहुत दिन रह लिया इस टॉयलेट में। अब आप लोग के पास भी अपना खुद का मकान होगा। सरकार ने कई सारी पेंशन भी निकाली है। ये पेंशन क्या होती है बेटा? और वाला सरकार हमें घर बनाकर क्यों देगी? हमें क्या करना होगा अपने घर के लिए? माँ, दादी, अब आप दोनों को कुछ नहीं करना। जो करना है अब मुझे करना है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको आपका हक दिलवाऊंगी। आखिर शहर में मैंने पढ़ाई करी है और मुझे सब पता है कि किस तरह से सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और उनका लाभ हम गरीबों को कैसे मिल सकता है। हाँ आंटी, बस आपको हमारे साथ सरकारी दफ्तर तक चलना होगा। वहाँ हम एक फॉर्म भरेंगे, उस पर आप दोनों के अंगूठे लगेंगे, फिर बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। हाँ दादी, अब हमारा खुद का घर बन जाएगा। तब आप दोनों आराम से रहना इस घर में और मैं शहर में नौकरी करूंगी और कुछ दिनों बाद मैं आप दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगी और बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत देख ली हमने गरीबी और बहुत साल बिता लिए आप दोनों ने इस शौचालय में। सुन रही है ना नैना बहू, बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। अब हम इस गरीब सास बहू को ज्यादा दिन तक इस शौचालय में नहीं रहना होगा। एक बार फिर से हमारा खुद का घर होगा। जैसे जैसे शिव ने हमारे लिए घर बनाया था, उसी तरह अब उसकी बेटी भी हमें घर बना कर देगी। जिसके बाद पिंकी और उसके दोस्त उसकी दादी माँ और उसकी छोटी सी वीडियो बनाते हैं और उनकी इस अपील को सरकार तक पहुँचाते हैं। जिसके बाद सरकार विधवा और गरीब सास बहू को पेंशन और कुछ पैसे देते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू मिलकर अपना छोटा सा घर बनवाती हैं और बहुत जल्द पिंकी भी शहर में नौकरी करने लगती है। जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। दिशा अपनी सास गीता और पति अर्जुन के साथ एक छोटे से चोल में रहा करती थी। दिशा और उसका ससुराल काफी गरीब था। दिशा का पति जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ अर्जुन जी, आज आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ अर्जुन, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तू हमें अपनी परेशानी तो बता, क्या पता हम कोई मदद कर दें तेरी। अपनी माँ और बीबी की बातें सुनकर अर्जुन अब खुद को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और रोने लगता है। माँ, दिशा, मुझे माफ कर दो। मैं आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक पति और बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी और माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके, और मैं आप दोनों को सही से खाने को भी नहीं दे पा रहा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अर्जुन जी, और आप रो क्यों रहे? हमें बताइए क्या हुआ। माँ, दिशा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं कल से फैक्ट्री काम करने नहीं जाऊंगा। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं जिस इज्जत के लिए मरता था, मेरी इज्जत को वहाँ के कुछ लोगों ने तार तार कर दिया। नहीं अर्जुन बेटा, ऐसे हिम्मत मत हारो। फैक्ट्रियों में तो आए दिन ऐसी हरकतें रोज होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। तेरे अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? अगर तू नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है अर्जुन जी, एक नौकरी ही तो थी, दूसरी मिल जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए ना, हम आपके साथ हैं। इस तरह से दिशा और गीता अर्जुन का पूरा साथ देती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अर्जुन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। आज भी कहीं काम नहीं मिला। आज का दिन भी इसी तरह से निकल गया। समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर को कैसे संभालूंगा। अर्जुन जी हिम्मत मत हारिए, मैं हूँ आपके साथ। कल से आप और मैं दोनों काम ढूंढेंगे। क्या पता हम दोनों में से किसी एक को नौकरी मिल जाए, और अगर हम दोनों को नौकरी मिल गई तो कितना अच्छा रहेगा। हम मिलकर काम करेंगे। हाँ अर्जुन बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तू इसे भी काम करने की इजाजत दे दे। अर्जुन गीता को काम करने की इजाजत दे देता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं। भाई साहब, मुझे घर के सारे काम करने आते हैं। अगर मेरे लायक कोई काम है तो प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। माफ करना बहन, हमारे घर में पहले से ही दो नौकर हैं। अब हमें किसी भी नौकर की जरूरत नहीं है। अब दिशा इसी तरह से पूरे दिन काम ढूंढती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। आखिरकार अब दिशा एक सरकारी शौचालय के बाहर जाती है।
एक आदमी बात कर रहा होता है। इतने मुश्किल से एक शौचालय साफ करने वाली मिली थी, पर तुम लोगों की वजह से वो भी चली गई। अब बताओ, क्या शौचालय इसी तरह से गंदा रहेगा? कहाँ से लाऊं मैं दूसरी शौचालय साफ करने वाली? भाई साहब, मुझे रख लीजिए काम पर, मैं शौचालय साफ कर दिया करूंगी और बदले में आप मुझे तनख्वाह दे दिया कीजिए। मुझे अभी नौकरी की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस तरह से दिशा को शौचालय साफ करने का काम मिल जाता है, पर अर्जुन को अभी कोई काम नहीं मिलता और वो अब भी इसी बात से परेशान रहता है। शाम को जब दिशा घर जाती है तो अर्जुन को परेशान देखकर उससे कहती है, अर्जुन जी परेशान मत होइए, मुझे काम मिल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन तुझे काम कौन सा मिला है? माँ जी, मुझे सुलभ शौचालय साफ करने का काम मिला है। माँ जी, जब तक अर्जुन जी को नौकरी नहीं लग जाती, बस तभी तक मैं ये काम करूंगी। जैसे ही अर्जुन जी की नौकरी लग जाएगी, मैं कोई दूसरा काम देख लूंगी। नहीं दिशा, तुम शौचालय साफ करने का काम नहीं करोगी। अर्जुन जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अभी हमें काम की बहुत जरूरत है। माँ जी, अर्जुन जी को समझाइए ना। बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे कुछ ही दिन की तो बात है बस। गीता के समझाने पर अर्जुन मान जाता है। अब दिशा शौचालय साफ करके ही अपने घर को चलाती है, पर इस काम में उसको जरा भी इज्जत नहीं मिलती, पर फिर भी दिशा इस काम को करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही दिशा शौचालय साफ करके बाहर निकलती है, कुछ औरतें आकर शौचालय गंदा कर देती है। ये देखकर दिशा से रहा नहीं जाता और वो उस औरत से बोलती है, बहन, मैंने अभी शौचालय साफ किया और आप लोगों ने इतना जल्दी गंदा कर दिया। आप लोग अच्छे घर की लग रही हैं, फिर भी इस तरह की हरकतें। बहन, आप लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती, और वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास की चीजों को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। तो अब तुम गरीब शौचालय साफ करने वाली हमें बताएगी कि शौचालय का इस्तेमाल कैसे करना है? सुन, शौचालय साफ करने वाली, तेरा काम है गंदगी साफ करना, इसीलिए तुझे यहाँ रखा है। इसीलिए चुपचाप से अपना काम कर, वरना मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगी और फिर तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझी? उन औरतों की बातें सुनकर दिशा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से एक बार फिर शौचालय साफ करने लगती है। पर ये सब कुछ शौचालय का मालिक देख लेता है और वो उन औरतों को रोककर उनसे बोलता है, बड़े घर की औरतें हो, फिर भी सफाई नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। और एक बात तुमने बिल्कुल सही कही, इन लोगों का काम है गंदगी को साफ करना, और इन्हीं की वजह से तुम जैसे लोग सफाई में रहते हो, वरना तुम्हारा काम तो सिर्फ गंदगी फैलाना है। अगर इन जैसे लोग सफाई न करें तो तुम गंदगी में ही रहो। हेलो मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह की बात करने की? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और एक बात, ऐसी ना जाने कितनी औरतें मेरे घर में साफ सफाई का काम करती हैं, वो भी सिर्फ शौचालय। हमारी वजह से ये गरीब लोग अपना पेट भर पाते हैं, अगर हम न रहें तो ये गरीब तो भूखे ही मर जाएं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मैडम। हम अमीरों की वजह से गरीब नहीं, बल्कि इन गरीबों की वजह से हम अमीर हैं, और इन गरीबों की वजह से ही हम साफ सुथरी जगह पर बैठ पाते हैं और अच्छे से खा पाते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो सिर्फ 2 दिन अपने नौकरों की छुट्टी कर देना, फिर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी गंदगी में रहने वाली इंसान हो, और इन्हीं की वजह से सफाई में रह पाती हो और बीमारियों से बच पाती हो। उस आदमी की बातें सुनकर उस औरत का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ देखकर दिशा को बहुत अच्छा लगता है और पहली बार उसे अपने काम पर गर्व महसूस होता है। साहब, आज मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं गंदा काम कर रही हूँ, क्योंकि इस काम में मुझे आज तक इज्जत नहीं मिली, पर आज आपकी बात सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैं सबसे अच्छा काम कर रही हूँ। बहन, जिस काम से हमारा पेट भरे वो काम भला छोटा कैसे हो सकता है? और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारी वजह से हम जैसे लोग सफाई में रह पा रहे हैं, इसलिए अपने काम को गंदा मत समझना। इस तरह से दिशा को बहुत अच्छा लगता है। अब दिशा सुलभ शौचालय के साथ साथ अमीर लोगों के घरों में भी शौचालय साफ करने का काम शुरू कर देती है। इस तरह से दिशा की आमदनी भी अच्छी हो जाती है और दिशा को भी अपने काम पर गर्व महसूस होता है। स्विमिंग पूल वाली चुड़ैल। राकेश नाम का एक व्यक्ति गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शहर में ही रहकर काम करने लगता है। बहुत जल्द राकेश की सरकारी नौकरी लग जाती है और वो शादी करके शहर में ही शिफ्ट हो जाता है। शादी होने के कुछ दिनों बाद उसकी बीवी कमला एक दिन उससे कहती है, अच्छा सुनिए जी, आखिर हम कब तक कंपनी के दिए हुए घर में रहेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है,
क्यों ना हम अपना खुद का घर खरीद लें? बोल तो तुम ठीक रही हो। चलो हम कल ही डीलर से बात करके आते हैं। अगले दिन होते ही राकेश कमला को लेकर डीलर के पास जाता है, जहां डीलर उसे 2-3 घर दिखाते हैं, जिसमें से एक घर जिसके अंदर स्विमिंग पूल बना होता है वो कमला को बहुत पसंद आ जाता है। और कमला राकेश से कहती है, राकेश, मुझे ये घर बहुत पसंद है और मुझे यही घर लेना है, क्योंकि घर में स्विमिंग पूल है। और देखो ना, घर कितना सुंदर है और घर के अंदर कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी है। आप तो जानते हैं ना कि मुझे स्विमिंग पूल कितना पसंद है। अरे हाँ कमला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा डीलर साहब, आप हमें घर दे दीजिए। ठीक है साहब, तो फिर ये लीजिए इस घर की चाबी और चलिए कुछ कागजात कार्रवाई कर लेते हैं, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपने इस नए घर में रहने के लिए आ सकें। डीलर राकेश के हाथ में चाबी दे देता है और वो घर उसके नाम कर देता है, जिसके बाद डीलर खुद से मन ही मन बोलता है, भगवान का शुक्र है कि इस मनहूस घर से मेरा पीछा छूटा और आखिरकार ये घर बिक गया। अब मुझे क्या, मैं तो यहाँ से अपना मुंह छिपाकर भाग जाऊंगा, ताकि ये दोनों पति पत्नी मुझे कभी ना ढूंढ सके। राकेश से पैसे लेकर डीलर वो शहर छोड़कर चला जाता है। वहीं राकेश कमला के साथ उस घर में रहने के लिए आ जाता है, जहाँ कमला स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर उसे निहारने लगती है। यह देखकर राकेश कमला से कहता है, अरे कमला, अब ये घर पूरी तरह से हमारा है। अभी बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। कल सुबह होते ही मुझे इस पूल में नहला देना और इसे मन भरकर निहारती रहना। क्या राकेश जी, आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो घर देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इस बड़े से स्विमिंग पूल को भी देख लिया जाए। वैसे हमने नया घर लिया है, हमें पार्टी तो रखनी ही चाहिए। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो कमला, पर पार्टी रखने से पहले ये अच्छी खबर मुझे अपने बचपन के साथी कुलदीप को देनी है। इतना बोलकर राकेश अपने जेब से फोन निकालता है और अपने दोस्त से बात करता हुआ वहां से चला जाता है। तो वहीं कमला अब भी स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है और वो जैसे ही वहां से जाने लगती है, उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर कमला खुद से बोलती है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जो कोई भी रो रहा है उसकी आवाज में कितना दर्द लगता है। इतना बोलकर कमला वहीं रुक जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर देखने लगती है, परंतु उसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद कमला वहां से जाने लगती है कि तभी स्विमिंग पूल से एक हाथ बाहर निकलता है और वो कमला का पैर खींचकर उसे स्विमिंग पूल के अंदर डुबो देता है। और कुछ देर बाद एक चुड़ैल बाहर निकलती है और वो चुड़ैल कमला का रूप लेकर खुद से बोलती है, बहुत दिनों बाद इस घर में कोई रहने के लिए आया है और बहुत जल्द इस घर में पार्टी होगी। उस पार्टी में आए आधे से ज्यादा लोगों को मैं मार डालूंगी और इसमें मदद करेगी ये औरत, और इस औरत का रूप लेकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना बोलकर कमला राकेश के पास जाती है और वो दोनों रात में सो जाते हैं। सुबह राकेश का दोस्त अपनी बीवी सुधा के साथ आता है। जब कुलदीप अपने दोस्त राकेश से बैठकर बहुत सारी बातें करता है, तो वहीं राकेश के कहने पर कमला सुधा को अपना स्विमिंग पूल दिखाने के लिए ले जाती है, जहां सुधा कमला से बोलती है, घर के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल, तुम जानती हो कमला, आज से पहले मैंने सिर्फ सुना था कि घर में लोग बड़े स्विमिंग पूल रखते हैं, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। काश कि मेरे पति भी शहर में ही काम कर पाते, तो आज हमारे पास भी एक स्विमिंग पूल जैसा बड़ा सा घर होता। इसे तुम अपना ही स्विमिंग पूल समझो सुधा बहन, चलो इसके मजे लेते हैं हम दोनों। क्या तुम इस स्विमिंग पूल के अंदर एक बार नहाना नहीं चाहोगी? अरे नहीं नहीं कमला बहन, मुझे इस स्विमिंग पूल में नहाने में शर्म आती है और मुझे स्विमिंग पूल में नहाना भी नहीं आता। तुम्हें मैं सिखा दूंगी, चलो स्विमिंग पूल के अंदर चलते हैं। इतना बोलकर कमला खुद स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल के अंदर खींचने लगती है कि तभी वहां पर कुलदीप और राकेश आ जाते हैं। कमला को सुधा जबरदस्ती पानी के अंदर बुला रही होती है। यह देखकर राकेश कमला से बोलता है, कमला, जब सुधा बोल रही है कि वो कल तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहाएगी, तो तुम आज उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? और कल वैसे भी पार्टी है, तुम्हें ही तो अब पार्टी की अरेंजमेंट करनी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम जब से इस घर में आई हो हर समय स्विमिंग पूल के ही पास बैठी रहती हो।
राकेश की बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो खुद से मन ही मन कहती है, दिल तो कर रहा है कि इन सभी को एक साथ स्विमिंग पूल के अंदर डुबो कर मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस एक दिन की बात है, जब कल पार्टी होगी और घर में मेहमान आएंगे, तब मैं एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दूंगी और अपनी भूख शांत करूंगी। अगर अभी इन लोगों को मेरा असली रूप पता चल गया तो ये लोग भाग जाएंगे, इसीलिए मुझे बस थोड़ा सा और सब्र करना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल शांत हो जाती है और स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है। अगले दिन राकेश के घर में पार्टी होती है, इसीलिए उसके घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए होते हैं। इसी बीच एक औरत बात करती हुई स्विमिंग पूल के पास जाती है और वो चुड़ैल उस औरत को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालती है, परंतु ये सब कुछ सुधा देख लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई राकेश के पास जाती है और सारी बात उसे बता देती है। परंतु राकेश को सुधा की बात पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखने के लिए स्विमिंग पूल के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी कमला एक आदमी को स्विमिंग पूल में डुबो रही है। यह देख राकेश कमला से बोलता है, कमला, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब हमारे मेहमान हैं और तुम एक एक करके हमारे मेहमानों को मार रही हो। मैं तेरी कमला नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो बरसों से स्विमिंग पूल में थी। तुम लोगों के आने के बाद मैं आज़ाद हुई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं अपना शिकार कर रही हूँ। परंतु जब से ये सुधा आई है तब से इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसीलिए अब मैं सबसे पहले सुधा को मारूंगी। इतना बोलकर कमला सुधा को स्विमिंग पूल में डुबोने लगती है। तभी कुलदीप गंगा जल लेकर आ जाता है और स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिस वजह से चुड़ैल सुधा को छोड़ देती है और सुधा स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाती है और राकेश से बोलती है, राकेश भाई साहब, इस चुड़ैल को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम मिट्टी तेल डालकर स्विमिंग पूल में आग लगा देते हैं। और स्विमिंग पूल में मेरी बीवी कमला है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राकेश भाई, इस चुड़ैल ने तेरी बीवी को मार डाला है, अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो ये हम सबको मार डालेगी। सुधा और कुलदीप की बात सुनकर राकेश अपने घर से मिट्टी का तेल लेकर आ जाता है और उस स्विमिंग पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। स्विमिंग पूल में आग लगने के साथ ही उस चुड़ैल के शरीर में भी आग लग जाती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है, जिसके बाद राकेश वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और सुधा भी अपने पति कुलदीप के साथ वापस गांव चली जाती है।